हाँ, तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन के एपिसोड नंबर 11 में हम लोग परिभाषित करेंगे बलाघूर्ण यानी टॉर्क को, और इसे डिनोट करते हैं टाउ के द्वारा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बल आघूर्ण यानी बल का आघूर्ण यानी बल गुना दूरी, बल गुना दूरी ही बल आघूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बल आघूर्ण का अदिश रूप में अगर इसे देखें कि जैसे बलाघूर्ण, बलाघूर्ण, तो ये बलाघूर्ण बराबर अगर इसे लिखें बल गुना लांबिक दूरी, बल का आघूर्ण यानी बल गुना दूरी। लांबिक दूरी क्या है बच्चों? लांबिक दूरी जो है दो बिंदुओं के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी है। जैसे ए बी दो पॉइंट है, तो या तो बी को ऐसे बढ़ा करके ए से लंब डाल दो, तो या तो ऐसी लांबिक दूरी है, या ए बी जो पॉइंट है उसमें ए को बढ़ा करके बी से लंब डाल दो, तो ये बीसी लांबिक दूरी है। तो बल आघूर्ण का बहुत सारा उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे कि टॉर्क बराबर बल गुना लांबिक दूरी। अगर यहाँ एक मशीन है और ये पुली चला रहा है, और यहाँ से ये पुली एक पट्टी के सहारे दूसरे पुली से जुड़ी है, तो अगर ये बल लगाता है 10 न्यूटन का, कितना का बल लगाता है? मात्र 10 न्यूटन का ही बल ये मशीन क्रिएट कर सकता है, ठीक है? तो 10 न्यूटन, और अगर 1 मीटर की दूरी पर पुली हो तो 1 मीटर, तो कितना का टॉर्क? 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर काम करेगा, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर वही दूरी बढ़ा दिया जाए, 5 मीटर कर दिया जाए, पहले था 1 मीटर और है 5 मीटर, सिर्फ दूरी बढ़ा दिया जाए, लांबिक दूरी, तो बल 10 न्यूटन ही यहां से निकलेगा, और दूरी यहाँ पे होगा 10 मीटर का, और ये होगा 100 न्यूटन मीटर। तो इससे आप क्या देखें कि बल का मान बढ़ाए बिना ही बल आघूर्ण को बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ा दिया गया? तो लांबिक दूरी, लंबवत दूरी को बढ़ाकर इसके वैल्यू को बढ़ा दिया गया। यानी बिना बल का मान बढ़ाए हुए बल का प्रभाव यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, यानी बल आघूर्ण बढ़ाया जा सकता है सिर्फ दूरी बढ़ाकर। उसी तरह आप जो है कल देखते हैं, और कल में जो है सरकारी कल देखे होंगे, उसका हैंडल बड़ा होता है। उसका हैंडल बड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये तो बोरिंग किया रहता है और इसमें ज्यादा मात्रा में पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, तो इसको खींचने के लिए ज्यादा बल चाहिए होता है। तो अगर मान लो कि कल का हैंडल 1 मीटर लंबा है, तो 10 न्यूटन का बल यहाँ कोई लगाएगा, तो यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा, बस 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा। लेकिन वही हैंडल अगर 10 मीटर लंबा हो जाए, तो 10 न्यूटन का ही बल कोई लगाएगा, तो यहाँ 100 न्यूटन का टॉर्क बनाएगा। इस प्रकार हैंडल को बड़ा कर देने से कम बल के द्वारा ही इसके बल आघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है, और कल को आसानी से चलाया जा सकता है। आप देखते हैं कि अगर ये कोई नट है, तो उसको हाथ से खोलने में ज्यादा आपको कठिनाई होती है या नहीं खुलता है। लेकिन वहीं जब आप इसमें एक रिंच लगाते हैं, तो ये बड़ी आराम से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया जो बल है, उसका बल आघूर्ण बढ़ गया। जैसे आप 10 न्यूटन का बल लगाए नट पर 1 सेंटीमीटर पर, तो 0.01 मीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर इसको पकड़ के नचा रहे हैं,
तो ये 0.1 न्यूटन का बल लगेगा। यानी आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ऐसे पकड़ के 1 सीएम, मान लो 1 सीएम से भी कम है तो उसको हमने मीटर में बदल दिया तो मात्र 0.1 न्यूटन बल लगेगा। यानी 1 न्यूटन का 10वां हिस्सा, यानी बल आघूर्ण आपके बल की अपेक्षा 100 गुना घट गया। ठीक है, बल आघूर्ण 100 गुना घट गया, लेकिन वही बल आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन का और रिंच हो गया 2 मीटर का, तो क्या हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण हो जाएगा। तो रिंच की लंबाई बढ़ाते जाएंगे या जो जग है जो गाड़ी को टांगता है उसके छड़ की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो बल आघूर्ण का प्रभाव बढ़ता जाएगा। जिस गाड़ी का जो पिछला चैन स्पोकेट होता है और आगे का जो चैन स्पोकेट होता है, इनके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी वो गाड़ी उतना ही कम तेल खाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंजन तो एक नियत बल लगाएगा, मान लो 10 न्यूटन और 1 मीटर पे अगला चैन कवर है तो मात्र 10 न्यूटन मीटर का ही टर्क बनेगा यहाँ पर। और अगर 10 न्यूटन का ही बल गाड़ी लगा रहा है और दोनों चैन स्पोकेट के बीच में 5 मीटर की दूरी है तो 50 न्यूटन मीटर का यहाँ पर बल आघूर्ण ये क्रिएट करेगा। बच्चों, लंबिक दूरी का मान बढ़ाकर बिना बल का मान बढ़ाए बल आघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि बल आघूर्ण के द्वारा हम लोगों का कोई काम आसान हो रहा है और लंबिक दूरी बढ़ाकर मशीन पर लोड को कम किया जा सकता है। एक बड़ा लकड़ी का गुटका है, वो आपसे हिल भी नहीं रहा है, लेकिन एक बड़ा बांस का बल्ली लाकर उससे आप उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि बल तो वही लग रहा है जितना आप पहले लगा रहे थे। बल आघूर्ण का इफेक्ट आपने बढ़ा दिया। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर एक बल इधर और एक बल इधर काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो ये भी बल आघूर्ण कहते हैं, ये भी बल आघूर्ण है। यानी कह सकते हैं कि यदि परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत दो बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं, दो बल किसी वस्तु पर साथ साथ कार्य करते हैं तो उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं, यानी बल का आघूर्ण, यानी बल गुने दूरी कहते हैं। ठीक है। तो if two forces equal in magnitude and opposite in the direction acting simultaneously, then this called torque। और इसकी एक खास दिशा होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और एक वेक्टर फॉर्म में डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब तो बच्चों आप लोग वेक्टर में सदिश गुणन पढ़े ही हैं कि जब दो सदिशों को गुणा किया जाए और एक सदिश राशि ही प्राप्त हो तो उसे सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं। जैसे कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और उनके बीच का कोण है थीटा, और ये क्या है ए क्रॉस बी एन कैप है। तो ये ए क्रॉस बी क्या होता है? तो ए क्रॉस बी वास्तव में ऐसे होता है, यानी ए और बी दोनों के तल पर लंबवत होता है। ए और बी दोनों के तल पर लंबवत होता है। अगर ए से बी की ओर जाए पॉजिटिव एंगल तो लंबवत बाहर की ओर, और अगर बी से ए की ओर आए
नेगेटिव एंगल अगर B से A की ओर आए, B से A की ओर, तो ये नेगेटिव एंगल, तो इसका डायरेक्शन लंबवत, इन दोनों तलों के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B n का। तो A क्रॉस B बच्चों हमेशा जो होता है A क्रॉस B, A और B दोनों पर लंब होता है, या AB का जो तल है उस पर लंब होता है। उसी तरह अगर यहां R करें, स्थिति सदिश R, इधर F करें, फोर्स F, और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो टॉर्क का डायरेक्शन यही होगा। क्या होगा टॉर्क का डायरेक्शन? तो टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा। यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? तो R क्रॉस F n कैप, ठीक है, और F क्रॉस R आए तो वही लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि लांबिक दूरी, क्या लिख सकते हैं? लांबिक दूरी एवं बल का सदिश गुणन, लांबिक दूरी एवं बल का सदिश गुणन बलाघूर्ण के बराबर होता है। और भी लिख सकते हैं, तथा इसकी दिशा दोनों के, यानी बल एवं लांबिक दूरी के लंबवत होती है। तो यहां पे आप A क्रॉस B को कैसे लिख रहे थे? यहां पर A क्रॉस B को लिख रहे थे मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा, यानी AB साइन थीटा। तो यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे क्या? तो R क्रॉस F, तो यहां क्या हो जाएगा? मोड ऑफ R मोड ऑफ F और साइन थीटा, इसी को कहते हैं टॉर्क। और ये हो गया RF साइन थीटा। तो ऐसे भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये बलाघूर्ण का परिभाषा हुआ। ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप फिगर बना सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई नट है और इसे आप किसी रिंच के द्वारा, किसी पन्ने के द्वारा खोलना चाहते हैं। तो लांबिक दूरी क्या है? लांबिक दूरी नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ O से लेकर पॉइंट P तक है। यानी जहां फोर्स आप लगा रहे हैं वहां से लेकर फोर्स का जहां पर एक्शन हो रहा है उसके बीच, और इसका डायरेक्शन क्या है? तो इसका डायरेक्शन ये है, इस दिशा में। और इसके लंबवत दिशा में हम फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे बाहर निकलेगा। अगर ये बोर्ड में नट है और ये रिंच है, हम ऐसे बल लगाते हैं तो ये ऐसे आएगा, टॉर्क ऐसे आएगा। तो ये लांबिक दूरी पे भी लंबवत है और बल पे भी लंबवत है। या कह सकते हैं कि ये जो बल और ये लांबिक दूरी के बीच जो प्लेन बना है तल, इस तल पर ये टॉर्क क्या है? लंबवत है। ठीक है, तो टॉर्क हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो लांबिक दूरी और बल दोनों की दिशाओं के लंबवत होगा। ये इसकी दिशा होगी। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे
अब यहाँ जो ये घूम रहा है तो इसको हम दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आप तो इसको नोट कर ही लिए होंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसे जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और यहां वो हो गया, यही एक सिस्टम हो गया। और ये जो सिस्टम है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, अब इसके किसी पॉइंट पी पर एक फोर्स की कल्पना करते हैं। ये जो रोटेशन एक्सिस है जेड, अब ये ऐसे घूमना चाहता है। अब यहां कोई पॉइंट पी है और पॉइंट पी पर हम लोग एक फोर्स की कल्पना करते हैं, एक फोर्स की कल्पना करते हैं, एक बल की कल्पना करते हैं पॉइंट पी पर F। तो ये जो F फोर्स है, ये लांबिक दूरी r से, लांबिक दूरी नॉर्मल डिस्टेंस जो r है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, या लांबिक दूरी यहां r है, ऐसे तो एकांक सदिश हो गया। वो से यहां कोई पॉइंट P है, इस पर कोई मास है, ये पूरा डिस्क है या कोई सिस्टम है, और ये जो जेड एक्सिस है, इसके पर ये घूर्णन करना चाहता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स जो है ये लांबिक दूरी की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं। इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो ऐसे डिवाइड कर दिया गया, एक ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो यहां है थीटा, तो थीटा की ओर लंब डालेंगे, थीटा के सामने पी, तो ये पी वाला है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। तो इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है एफ कोस थीटा और इधर की ओर लग रहा है एफ साइन थीटा। तो ये पॉइंट P है, तो इसको कहेंगे टैंजेंशियल, क्या कहेंगे, टैंजेंशियल कंपोनेंट, और इसको कहेंगे नॉर्मल कंपोनेंट। यानी एफ साइन थीटा को एफ एन लिख सकते हैं, एफ एन लिख सकते हैं, या एफ दे करके ऐसे लंब दे सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो लांबिक दूरी है, अगर उसकी दिशा में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, लांबिक दूरी है, अगर इसकी दिशा में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि खींच रहे हैं इसको, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। तो इस फोर्स के कारण, जो फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक टैंजेंशियल एफ कोस थीटा और एक नॉर्मल एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा के कारण ही जो ये क्या है कि टॉर्क होगा, क्योंकि यही फोर्स इसको इधर खींचेगा तो ये नाचना शुरू करेगा। तो अभी जो टॉर्क का हम लोग डेफिनेशन दिए थे आर एफ साइन थीटा, तो इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर एफ एन, यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये भी क्या हुआ, टॉर्क हुआ। अब इसको और समझने के लिए, यानी ये भी कह सकते हैं कि
लांबिक दूरी एवं बल का लंबवत घटक बलाघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि लांबिक दूरी एवं बल का लंबवत, बल के लंबवत घटक, बल के लंबवत घटक का गुणनफल बलाघूर्ण के बराबर, बलाघूर्ण के बराबर होता है। तो ये भी आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं। यहां पर 20 मिनट अभी हुआ है। चलो, अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कि यहाँ कोई दरवाजा है और इसको जो है ये जो दरवाजा है वो यहाँ से पैक्ड है, यहाँ से। अब इसे आप खोलना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं तो अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या ये दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका कोई भी घटक इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के समानांतर नहीं होगा। यानी कोई बल अगर काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई बल अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है तो उस बल का कोई एक घटक घूर्णन अक्ष के समानांतर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वस्तु घूर्णन गति नहीं करेगी। तो अगर इस दिशा में आप फोर्स को लेते हैं तो फिर इस दिशा में इसका कोई घटक नहीं आएगा, इसीलिए ये नहीं खुलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टर्क इक्वल टू आर एफ और साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पर साइन 0, क्योंकि एफ का जो डायरेक्शन है वही नॉर्मल डिस्टेंस का भी डायरेक्शन है, तो वो 0 हो जाएगा। अगर किसी खास एंगल पे खोला जाए, अगर फोर्स ऐसे लगे और वो लांबिक दूरी जो है वो लांबिक दूरी से कोई कोण बनाए, अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव एंगल तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे फोर्स लगाया गया तो क्या हुआ? तो बताओ कि ये रोटेशन करेगा या नहीं करेगा? तो ये आर का डायरेक्शन है और ये थीटा का डायरेक्शन है। तो अगर एफ को हम लोग बांटते हैं तो एक घटक क्या हो जाता है? एफ साइन थीटा और एक घटक एफ कॉस थीटा फोर्स का। तो एक घटक जो एफ साइन थीटा है वो रोटेशन एक्सिस के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो दरवाजा खुलेगा। या ऐसे जो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और ये थीटा है, ये आर है, आर वेक्टर है और आर से थीटा की ओर आते हैं आर एफ। तो यहां पर एफ को अगर दो पार्ट में बांटना चाहें तो ये बढ़ जाएगा एफ साइन थीटा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो देख रहे हैं कि इस फोर्स का एक घटक जो है इस एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में घूर्णन गति संभव है यदि लगाए गए बल का कोई एक घटक समानांतर है किसके? तो घूर्णन अक्ष के। तो अगर किसी को जड़त्व आघूर्ण के परिप्रेक्ष्य में देखें
और मान ले कि ये कोई सिस्टम है और ये रोटेशन एक्सिस है और ये सिस्टम अनेक कणों के मिलने से बना है, M1, M2, M3, Mn। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि माना कोई रिजिड बॉडी जो है क्या है, तो n कणों के मिलने से बना है तथा इनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2 डैश डैश Mn है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 डैश डैश Rn है। जब इस पर बलाघूर्ण T लगता है, तो इसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे बल लगने पर रेखीय त्वरण, वैसे बल आघूर्ण लगने पर कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो कोणीय त्वरण होता क्या है? कोणीय त्वरण बराबर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। जैसे dv बाई dt होता है वैसे d ओमेगा बाई dt। अगर M1 का रेखीय त्वरण ज्ञात करें, रेखीय त्वरण, तो वो क्या होता है dv बाई dt, यानी d ओमेगा r बाई dt। और अगर इसमें से क्या होगा, r कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा d, r को ही पहले बाहर निकाल देते हैं, d ओमेगा बाई dt। तो M1 कण का रेखीय त्वरण, तो M1 कण का वेग v1, तो ओमेगा ये नाच रहा है ओमेगा से, तो प्रत्येक कण का कोणीय वेग तो समान ही होगा, रेखीय वेग अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग त्रिज्या में ये घूम रहे हैं। तो एक चक्कर में सभी 360 डिग्री का ही कोण बनाएंगे लेकिन अलग अलग दूरी तय करेंगे, तो इसको R1 कह सकते हैं। ठीक है, तो M1 का रेखीय त्वरण क्या हो गया, तो R1 d ओमेगा बाई dt हो गया। और इसी को d ओमेगा बाई dt को हम लोग क्या लिखे हैं, तो अल्फा लिखे हैं, तो यही हो जाएगा R1 अल्फा। तो M1 पर बल क्या हो जाएगा बताओ, तो M1 पर बल तो आप जानते हैं, अतः M1 पर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान M1 और त्वरण हो गया R1 अल्फा। तो M1 पर बल इतना हो गया, तो M1 पर बल का आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो M1 पर बल का आघूर्ण बल गुने दूरी, तो M1 R1 अल्फा, इसमें दूरी हो जाएगा R1, तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा। उसी तरह M2 पर बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करेंगे कि अक्ष AB के परितः बल आघूर्ण का योग क्या हो जाएगा। तो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि M1 का रेखीय त्वरण ये निकला, और त्वरण जब निकल गया तो उसमें द्रव्यमान से आपने गुना कर दिया तो बल प्राप्त हुआ, और बल में दूरी से गुना कर दिया तो बल का क्या प्राप्त हो